हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो सब लोग। आज हम आपसे समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा मीनिंग डिफिनीशन पे बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपसे समाजशास्त्र की उत्पत्ति के संदर्भ में बात किया था और दो घटनाएं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन दो घटनाओं का परिणाम समाजशास्त्र जैसे विषय की उत्पत्ति अगस्त काम्टे के द्वारा 1838 में की जाती है। इसके बाद मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो समाजशास्त्र अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द से बना है और सोशियोलॉजी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस का अनुवाद माना जाता है। लैटिन भाषा के सोशियस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सोसाइटी, और सोसाइटी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो समाज। इसी तरह से ग्रीक भाषा के लोगस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो लॉजी, और लॉजी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो शास्त्र या विज्ञान। इस प्रकार यह एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करने का प्रयास करता है या अध्ययन करता है। दो भाषाओं से बने होने के कारण, लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस, दो भाषाओं से बने होने के कारण एक विद्वान ने इसे दो भाषाओं की अवैध संतान कह डाला। क्योंकि यह दो शब्दों से, दो भाषाओं से बना है, इसलिए इसे इस तरह से नवाजा गया, शब्द दिया गया। इस प्रकार से यह एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान है जो संपूर्ण समाज के बारे में हमें जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि समाजशास्त्र का जन्म 1838 में 1838 में अगस्त काम्टे ने दिया, जो फ्रांसीसी विद्वान थे। उन्होंने अपनी पुस्तक अ कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जो 1830 से 42 तक कुल 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक में उन्होंने समाजशास्त्र जैसे विषय को जन्म दिया। यद्यपि उन्होंने सबसे पहले इसे सामाजिक भौतिकी कहा, क्योंकि उनकी सोच थी कि हमारा विषय विज्ञान, वो कहा भी करते थे अपने विषय को कि यह क्वीन ऑफ साइंस है, विज्ञानों की रानी है। इसलिए सीधा स्पष्ट होता है कि वो अपने विषय को विज्ञान बनाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें मानव का स्वभाव, मानव की मानसिकता, नेचर जुड़ा हुआ है जो स्थिर नहीं है, लगातार बदलता रहता है, इसलिए उन्होंने बाद में सामाजिक भौतिकी की जगह समाजशास्त्र शब्द ज़्यादा बेहतर समझा और उसे लोगों के सामने रखा कि अब इस विषय को सामाजिक भौतिकी नहीं बल्कि समाजशास्त्र कहेंगे। ये हुआ समाजशास्त्र का अर्थ। इसके आगे चले अपन डिफिनीशन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की परिभाषाओं में। तो 4-5 परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो समाजशास्त्र को अच्छे तरीके से डिफाइन करती हैं। पहला, वार्ड, एल.एफ. वार्ड, जिनकी बुक है प्योर सोशियोलॉजी। प्योर सोशियोलॉजी में उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोसाइटी, बड़े सरल शब्दों में जो हम अर्थ में भी पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में कहा कि सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोसाइटी, यह समाज का सामान्य विज्ञान है, यह ऐसा विषय है जिसमें हम समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद आगे हम गिडिंग्स को पढ़ते हैं। गिडिंग्स ने, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है इंडक्टिव सोशियोलॉजी, और पर समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। कुछ एक कदम आगे बढ़ाया वार्ड की परिभाषा को, जहां उन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में निरूपित किया था। वहाँ गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान तो है, लेकिन इसमें यह महत्वपूर्ण है
कि जब समाज के बारे में हमारे पास सामान्य ज्ञान ना हो, बल्कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए हम जानकारी प्राप्त करें। इसीलिए इन्होंने कहा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, जब हम पूरी तरह से अपने नेत्रों का प्रयोग करें और सरल शब्दों में यूँ कहें तो पूरी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए समाज के बारे में जानने का प्रयास करें, तो उसे ही हम समाजशास्त्र की श्रेणी में रख सकते हैं। और जो सामान्य ज्ञान से अलग हो, राह चलता आदमी यदि आप बात करें, तो मुझे लगता है इससे सरल कोई विषय नहीं होगा, इससे सरल विषय वस्तु कुछ नहीं होगी। यदि आप उससे समाज के बारे में बात करें तो सामान्य आदमी भी कुछ ना कुछ उसके बारे में बोल देगा। लेकिन हमारा जो समाज के, यदि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हमारा ज्ञान जो है वो उस सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से बेहतर होना चाहिए। वैज्ञानिक विधियों का उसमें, उस नॉलेज में उपयोग किया जाना चाहिए। किनिंग्स ने इस बात को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया। इसके बाद तीसरी परिभाषा देखें, अगस्त कॉम्टे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने जो पुस्तक लिखी अ कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1832-42, 6 वॉल्यूम्स इसके आए थे इस पुस्तक के, और परिभाषित करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोशल सिस्टम एंड प्रोग्रेस। अगस्त कॉम्टे अपनी परिभाषा में दो बातों को शामिल करते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था और दूसरा प्रगति। सामाजिक व्यवस्था क्या है? सामाजिक व्यवस्था को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हमारे चारों ओर आज सिस्टम काम कर रहा है, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारा कॉलेज हो, चाहे हमारा बाजार हो, पूरा जो एक घेरा हमने बना रखा है जिससे हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की या वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो, उसे हम सामाजिक व्यवस्था के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो एक तो अगस्त कॉम्टे ने अपनी परिभाषा में सामाजिक व्यवस्था को महत्व दिया, और दूसरा समाज में होने वाले परिवर्तन को भी स्वीकार किया, लेकिन वह परिवर्तन कैसा हो, वह बुराई की ओर ना हो, वह समाज के पतन के लिए ना हो, ऐसा परिवर्तन हो जो समाज को ऊंचाई की ओर ले जाए, जिसे हम प्रोग्रेस या प्रगति के नाम से जानते हैं। अगस्त कॉम्टे ने उसको भी शामिल किया और कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन करता है। इसके बाद फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी इमानुएल दुर्खिम की बात करें तो इमानुएल दुर्खिम ने पुस्तक लिखी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, जो 1895 में 1895 में पब्लिश हुई। और उसमें इन्होंने डिफाइन करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ये मुझे लगता है कि इमानुएल दुर्खिम की पहचान है यह शब्द, जिसमें जब इमानुएल दुर्खिम विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनका संपर्क जो है विद्वत द्वय डी बोनार्ड और डी मेस्टर से होता है, जो समूहवादी विचारक थे, जो व्यक्तिगत बातों को उतना महत्व नहीं देते थे, समूह को ज़्यादा महत्व देते थे। और उसका प्रभाव इमानुएल दुर्खिम के ऊपर पड़ा और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को हमें विशेष विज्ञान नहीं बनाना है, बल्कि सामान्य विज्ञान बनाना है, जिसमें ज़्यादा व्यक्तियों को शामिल किया जा सके या ऐसी बातों को शामिल किया जाए जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता हो। इंडिविजुअल बातों को वो ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, व्यक्तिगत बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, और वो कहते हैं कि उन सारी बातों का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए, या समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो व्यक्तिगत बातों की बात नहीं करता, बल्कि सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, और वो सारी बातों को अपने विषय वस्तु में समाहित करता है जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट अगली परिभाषाओं पर आए तो मैकाइवर पेज, जिनकी फेमस बुक सोसाइटी 1955 में
पब्लिश हुई थी। पेज नंबर 5 में उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। अब यदि आप इस परिभाषा को कुछ टुकड़ों में बांटकर समझना चाहें तो इस परिभाषा को हम 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहला, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। अब यहाँ पर सीधा सा समझ में आ रहा है कि मैकाइवर और पेज की जो पहली पसंद है वो सामाजिक संबंध है, जो उनकी लगभग हर परिभाषाओं में भी हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने सामाजिक संबंधों को ज़्यादा महत्व दिया और ये कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। मतलब सीधा हमें यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज़ सोशलॉजी, समाजशास्त्र क्या है, तो हम उसे एक सेंटेंस में बता सकते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरा, उसी परिभाषा में दूसरा जो हमें टुकड़ा मिलता है वो संबंधों के जाल को, मतलब जो ये संबंध होते हैं वो ऐसा सेपरेट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, वो मकड़ी के जाले की तरह एक दूसरे में गूंथे होते हैं और किस संबंध से हम जुड़े हैं, किस से अलग हो गए, कहाँ से कौन सा संबंध जुड़ा हुआ है, इसको जिस तरह से मकड़ी के जाले को समझना संभव नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ गया है, कहाँ जुड़ा है, उसी तरह से सामाजिक संबंध जो है वो एक जाल की तरह हमारे सामने होते हैं जिसे अलग अलग करके समझना संभव नहीं है। और तीसरा, इस परिभाषा का पार्ट कि संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, ये भी नई बात निकल के आती है जो सामान्य ज्ञान से हमें अलग करती है। सामान्य ज्ञान सीधा सा ये कहता है कि व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है, तो समाज व्यक्तियों का समूह है। नहीं, यहाँ पर मैकाइवर पेज जो है वो इस बातों को नकार देते हैं और ये कहते हैं कि व्यक्तियों के समूह को हम समाज नहीं कहते बल्कि संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। जब बहुत सारे संबंध अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से ताने बाने के रूप में जुड़ जाते हैं तो इस संबंधों के जाल को ही मैकाइवर पेज जो है वो समाज के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस बात परिभाषा में हमें 3 बातें, एक तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, दूसरा संबंध जाल की तरह होते हैं, और तीसरा कि इस संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा हमें पढ़ने के लिए मिलती है मैक्स वेबर की। इनकी भी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों को दिया, ये बाद में अपन बात करेंगे। और मैक्स वेबर ने परिभाषित करते हुए समाजशास्त्र को लिखा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिससे क्रियाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या की जा सके। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि वायर्ड ने समाज का विज्ञान, गिडिंग्स ने वैज्ञानिक अध्ययन, अगस्त काम्टे ने व्यवस्था और प्रगति, दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान, मैकाइवर और पेज ने सामाजिक संबंध को महत्व दिया। उसी प्रकार से मैक्स वेबर जो है वो समाजशास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्व सामाजिक क्रियाओं को देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझते चले कि व्हाट इज सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया है क्या। सामान्य जब हम किसी से बात करते हैं कि क्रिया और सामाजिक क्रिया में क्या अंतर है, तो वो सीधा सा ये जवाब दे देगा कि एक व्यक्ति क्रिया करे तो क्रिया, और यदि बहुत सारे लोग उस क्रिया को करने लगे तो वो सामाजिक क्रिया। लेकिन नहीं, शायद दुर्खिम ने मैक्स वेबर ने इस तरह से उसे नहीं माना। सबसे पहले तो ये कहा कि जब एक कर्ता क्रिया करे वो क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। पागल की क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। इसके बाद जो क्रिया को करने वाला व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगा रहा है, वही जिसके प्रति यह क्रिया की गई वह भी उस व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझ रहा है, उसी तरह से समझ रहा है, और एक दूसरे को हम प्रभावित करते हैं या कर रहे हैं तो उसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। जैसे
मैं यदि आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा व्यवहार अर्थपूर्ण है, मेरा कुछ उद्देश्य है अपनी बात को आपके पास तक समाजशास्त्र की विषय वस्तु को पहुँचाना। और जिस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यदि आप उसी तरह से समझते हैं और हमारा प्रभाव आपके ऊपर और आपका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो इसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। मैक्स वेबर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के जनक हैं, इसलिए उन्होंने सामाजिक क्रिया की व्याख्या करने की बात की और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक क्रिया का अध्ययन नहीं बल्कि व्याख्या करने का प्रयास करता है। ये हुआ समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। धन्यवाद।